नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, स्वागत करता हूं। हम ब्लड सीरीज से रिलेटेड डिजीज़ या बीमारियां इसमें हम टॉपिक में बात कर रहे हैं। खून से संबंधित बीमारियों से रिलेटेड सारी जितनी बीमारियां उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं इसमें। तो आज का टॉपिक में हम बात कर रहे हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है, क्यों होता है, किन कारणों से होता है, किन किन को होता है, इसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं और किन की कमी से हीमोफीलिया होता है और क्या क्या लक्षण के कारण ये क्या ट्रीटमेंट होता है, ये सारी चीज़ें हम हीमोफीलिया में जाने में। दोस्तों, हम बात बता दें आपको कि हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली एक बीमारी होती है, जिसे हम जेनेटिक डिसऑर्डर या जेनेटिक डिजीज़ बोलते हैं। उसी में एक हीमोफीलिया होता है। हीमोफीलिया हिम नाम से स्पष्ट है, ब्लड की एक होने वाली डिजीज़ है जो खून में होती है। ये एक प्रकार का क्लॉटिंग फैक्टर डिजीज़ है। क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी डिजीज़ है, मतलब खून को जमने वाले एक प्रकार के जो पिगमेंट है उसकी कमी से होने वाली एक डिजीज़ है, जिसे हम हीमोफीलिया बोलते हैं। 11, 11 या 13 प्रकार के क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। उसमें 8 नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है जिसे हीमोफीलिया ए बोलते हैं। उस एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए की कमी के कारण हीमोफीलिया होता है। हीमोफीलिया में क्या होता है, इसमें ये एक बीमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। यानी कि मदर को है तो उसके बच्चे को हो सकता है, अगर माँ को नहीं है, कैरियर है तो उसको होने वाले बच्चे को हो सकता है, अगर माँ को है तो उसके बच्चे को नहीं हो सकता है। ये 50% कैरियर की संभावना बनती है और उसके बच्चे को हो सकता है, हो भी जाए और दूसरे बच्चे को हो सकता है न भी हो। ये 50-50 चांसेस रहते हैं कि हीमोफीलिया का पेशेंट जल्दी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करता है। इसमें 90% चांसेस रहते हैं कि कैरियर अपने आने वाली पीढ़ी को ये बीमारी ट्रांसफ़र करती है। ये लगातार बना रहता है। ये क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी के कारण क्लॉटिंग फैक्टर 8 होता है। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए की कमी के कारण हीमोफीलिया होता है। ये ज़्यादातर मेल में होने वाली बीमारियां हैं, फीमेल की अपेक्षा मेल में ज़्यादातर देखने को मिलती है ये। और कम एज के ग्रुप के बच्चों को देखने को मिलती है। 0 to 6 मंथ के एज के बच्चों में ये स्टार्टिंग में पता से इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है, पता ही नहीं चलता है। जिसकी नॉर्मल वैल्यू हम बात करें तो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 0.50 से 1.50 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर माइक्रोलीटर के हिसाब से इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए का। हम क्लिनिकल सिम्टम्स की बात करें तो क्लिनिकल सिम्टम्स में एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, बॉडी के किसी भी पार्ट से ब्लीडिंग होने लग जाती है। जब बेबी के 6 मंथ ये बॉडी के किसी भी पार्ट्स में इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है, नोज से, ईयर से, सिर में हेड इंजरी, विदाउट हेड इंजरी के ही सिर की इंटरनल पार्ट में ब्लीडिंग होने लग जाती है। जॉइंट में ब्लीडिंग होती है, जॉइंट में ब्लीडिंग होती है स्पेशली बड़े बड़े जॉइंट्स में, जैसे एल्बो जॉइंट है, घुटना है, टखना है, और आपका रिस्ट जॉइंट है, आपका हिप जॉइंट है। रिस्ट जॉइंट मतलब ये का जो कलाई है, एल्बो जॉइंट है, घुटना है, नी जॉइंट है और एंकल जॉइंट है। इन सब चीज़ों में जॉइंट में ब्लीडिंग होने लग जाती है, जिसे हेमाटोमा हो जाती है। वहाँ पे स्किन नीली पड़ जाती है, वहाँ पे त्वचा नीली पड़ जाती है और वहाँ की मांसपेशियाँ भी नीली पड़ जाती हैं। ब्लीडिंग होती है, मसल्स में ब्लीडिंग होने लग जाती है, हेमाटोमा हो जाता है मसल्स में, खासकर पैर के लेग की मसल्स में। लेग मतलब निचले पैर के निचले हिस्सों के मसल्स में पिंडलियों में दर्द होने के साथ साथ उसमें इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है। वहाँ अपने आप ही क्लॉट होने की वजह से हेमाटोमा हो जाता है, खून जम जाता है, जिससे वहाँ की मसल्स और नसें और स्किन पूरी तरह नीली दिखाई देने लग जाती है। ये हीमोफीलिया का एक लक्षण हो सकता है। और कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, नाक से अचानक से ब्लीडिंग होने लग जाती है जिसका कोई कारण नहीं पता चलता है और वो अपने आप बंद भी नहीं होती है, जिसे एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। हेमाटोमेसिस हो जाता है, पेट के इंटरनल हिस्से में अचानक ब्लीडिंग होने लग जाती है, मुँह से ब्लीडिंग होने लग जाती है और आपके सॉकेट से यानी कि जॉइंट सॉकेट में ब्लीडिंग होने लग जाती है। दांत से अचानक खून बहने लग जाता है जो नहीं रुकता है और आपके एपिस्टैक्सिस नाक से खून बहने लग जाती है, कान से बहने लग जाता है। रेट्रोपेरिटोनियल एब्डोमेन के पेट के हिस्से अंदर या अंदरूनी हिस्से में खून में अचानक बहने लग जाता है, जिसके कारण पेट दर्द होता है और इस्चेमिया डेवलप हो जाती है, नेक्रोसिस होने लग जाता है। अब जीभ के मसल्स में इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है, जिससे जीभ काली पड़ जाती है। ये भी एक हीमोफीलिया का लक्षण हो सकता है। पेशाब के रास्ते में खून आने लग जाता है और क्लॉट्स बन जाते हैं, जिस कारण वो इंटरनल ब्लीडिंग होने के कारण यूरिन के साथ साथ क्लॉट्स बाहर निकलते हैं। ये हीमोफीलिया के लक्षण हो सकते हैं।
हेमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जो वंशानुगत एक दूसरे से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलता है और जाता है, ट्रांसफ़र होता है। कम्युनिकेबल है, फैलने वाली डिजीज़, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली एक डिजीज़ है जिसे हम हीमोफीलिया कहते हैं। इसका कुछ ऐसा इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ता है जिससे इन्वेस्टिगेशन में आपको क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये कुछ जांच करानी पड़ती है जिससे हमको पता चलता है कि हमको हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये आने वाली पीढ़ी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती जाती है। प्लेटलेट काउंट इसमें देखते हैं, प्लेटलेट काउंट हमेशा कम पाया जाता है क्योंकि प्लेटलेट ही एक ऐसा पिगमेंट है जो हमारे ब्लड क्लॉट को बनाने में हेल्प करती है। क्या प्लेटलेट्स अगर क्वांटिटी कम होगी तो जहाँ मान लीजिए हमको कहीं पे चोट लगती है तो इंटरनल पार्ट में इंजरी होती है, इंजरी का जो सेल्स सर्कुलेशन में रहते हैं वो सेल्स आपस में बाइंड अप करके जुड़ के एक वहाँ पे जो चोट लगी हुई थी घाव को उसको क्लॉट करते बांध देते हैं, जाम कर देते हैं, जिससे ब्लीडिंग हमको नहीं होती है। जब ये प्लेटलेट्स की कमी रहती है तो ये हमको वहाँ पे वो जो चोट लगी है, जहाँ पे छेद हो गया, इंजरी हो गई, वहाँ पे चोट लगने के कारण जल्दी वहाँ पे क्लॉटिंग नहीं हो पाता है, खून नहीं जम पाता, जिसके कारण ब्लीडिंग होती रहती है और संभावना कुछ और बन जाती है। ये केवल हीमोफीलिया फैक्टर 8 की कमी के कारण होता है जिसे हीमोफीलिया कहते हैं। खासकर 8 नंबर के हीमोफीलिया एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए नाम के फैक्टर है, उसकी कमी से हीमोफीलिया होता है। हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी मेन रिस्पॉन्सिबल रिस्क के डिजीज़ होते हैं जो ज़्यादा प्रभावित करते हैं इंसान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट अगर कहीं चोट लग गई तो उसको प्रेशर बैंडेज से बांधना पड़ेगा, क्लॉटिंग फैक्टर देना पड़ेगा, उसको अपने को एड्रेनालिन या थ्रोम्बिन मेडिसिन देनी पड़ेगी और एम्बोलाइज करना पड़ेगा, वहाँ कैप बैंडेज बांधनी पड़ेगी, प्रेशर बैंडेज देना पड़ेगा। और ख़ासकर जो प्लेटलेट्स यानी कि प्लेटलेट्स की कमी है तो प्लेटलेट देना पड़ेगा, जो क्लॉटिंग फैक्टर की कमी है तो क्लॉटिंग फैक्टर हम पेशेंट को देना पड़ेगा, जिससे वो आगे जो वो नसों के माध्यम से क्लॉटिंग फैक्टर्स दिए जाते हैं इंजेक्टेबल थ्रू, जिससे जो कमी है क्लॉटिंग फैक्टर्स की वो ब्लड में जाके उस कमी को पूरा करता है और वहाँ की अगर हमारे बॉडी में कोई इंजरी होती है तो इंटरनल इंजरी को रोकती है और इंटरनल इंजरी से होने वाले ब्लीडिंग को रोकती है, जिससे इंसान की जान को खतरा से बचाया जा सकता है। ये हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होने वाली एक डिजीज़ है जो जानलेवा हो सकती है। अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करते तो ये जानलेवा हो सकती है। अब प्लेटलेट्स का ध्यान ज़्यादातर रखना पड़ता है इसमें। ये सब बेसिक इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट के साथ साथ पेशेंट के साथ ये लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टिगेशन के साथ रहना पड़ता है उसको, और देखभाल के साथ उसको लाइफ लॉन्ग जी सकता है। लेकिन आने वाली पीढ़ी को अगर ट्रांसफ़र ना हो, इसके लिए आने वाले जीन्स को, आने वाले जो कपल शादी होती हैं, किसी के मैरिज करते हैं उसके जीन्स का एग्जामिनेशन या सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया फैक्टर, ये सारा टेस्ट करवाने के बाद ही हम उसकी शादी प्लान कर सकते हैं, जिससे आने वाली जनरेशन को इस बीमारी से बचा सके। तो उम्मीद करता हूँ आपका ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो हमारे चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे ज़्यादातर लोगों को ये जानकारी मिले, पहुँचे। और ऐसे ही जानकारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपके आप जो सब्सक्राइब करते हैं उससे हमको मोटिवेशन मिलता है। हमें सपोर्ट करिए जिससे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकें और आपके और अपने परिजनों को इस बीमारी से बचा सकें। हमारे जो ये अभियान है वो केवल जागरूकता फैलाने के लिए है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत तेज़ी से हम लोगों को तक पहुंच पाएंगे और उसको हम लोगों के जीवन को बचा पाएंगे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमें आप हमेशा सहयोग करिए और सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए संजीवनी मेडिकल एजुकेशन को। और आगे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। थैंक यू।